हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की स्टोरी बेहद इंटरेस्टिंग और रोमांटिक होने वाली है। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बताना चाहती हूँ। काफ़ी टाइम से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप स्टोरी अपलोड क्यों नहीं कर रही। रीज़न ये था कि चैनल की अर्निंग बंद हो चुकी थी, यानी कि चैनल डिमोनेटाइज हो चुका था। कुछ कमेंट्स नाम वाली स्टोरी के भी थे, जो कि अभी फ़िलहाल नामुमकिन है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन हाँ, जैसे ही चैनल मोनेटाइज होगा, नाम वाली स्टोरी अपलोड करना शुरू कर दूंगी। फिर आप सभी की रिक्वेस्ट पूरी की जाएगी। ये मेरा आप सभी से वादा है। फिलहाल चलते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी पसंद आए तो लाइक कर देना और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करना। कॉलेज के लॉन में हल्की हल्की सुबह की धूप फैली हुई थी और अंदर कॉरिडोर में खड़ी लड़कियां अपने अपने रिजल्ट शीट देख रही थी। यार, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैंने इतनी मेहनत की थी, एक लड़की ने मायूसी से कहा। लेकिन इस शोर शराबे से अलग सफ़ेद यूनिफॉर्म में लिपटी वो मासूम सी 19 साल की जानकी शर्मा खुशी से अपनी फाइल बंद कर रही थी। ईश्वर का धन्यवाद, मुझे मेरी मेहनत का फल मिल गया। नरम लहजा, सादा सी मुस्कान और आंखों में ठहराव लिए वो बोली। वो उन लड़कियों में से थी जो किसी से बिना वजह उलझने के बजाय खुद में मगन रहती थी। तुम तो हमेशा से ही पोजीशन होल्डर ही हो यार, उसकी सहेली ने हंसकर कहा तो वो मुस्कुराई, क्योंकि ये बीएस का प्रथम सेमेस्टर परिणाम था जिसमें वो प्रथम स्थान पर आई थी। वाह क्या बात है। वो दोनों अभी बात ही कर रही थी कि एक व्यंग्यात्मक आवाज हवा में उभरी तो सबकी नजरें पलटी। जहां 3-4 लड़कियों के बीच हर्षिता सिंह खड़ी उसे हीन भावना और नफरत से देख रही थी। महंगे कपड़े, तेज मिजाज और चेहरे पर अहंकार लिए वो इस कॉलेज की अमीर और बिगड़ी हुई लड़कियों में से एक थी। जानकी ने हमेशा उसे घमंडी और बदतमीजी करते हुए देखा था। फिर से टॉप कर लिया तुमने, या इस बार भी किसी को इम्प्रेस करना है। वो सीधी आकर जानकी के सामने रुक गई और उसके लहजे में जहर घुला हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं, जानकी नासमझी से बोली, क्योंकि एकांत में पढ़ाई करने की वजह से उसका कॉलेज के सहपाठियों से कम ही मेल मिलाप था। मगर आज परिणाम आने पर पता चल रहा था कि कौन किस प्रवृत्ति का है। ओ प्लीज, हर्षिता हंसी, ये मासूम बनने का नाटक किसी और को दिखाना। हमें सब पता है तुम जैसी लड़कियों का। उसकी बदतमीजी पर आसपास खड़ी लड़कियां खामोश हो गईं। माहौल बोझल सा हो गया था। मैंने मेहनत की है और अगर आपको कोई समस्या है तो। जानकी एकदम आगे बढ़ी तो हर्षिता ने गहरा सांस लिया। समस्या यह है कि तुम जैसी लड़कियां पढ़ाई नहीं, शॉर्टकट इस्तेमाल करती हैं। तुम्हें पता है क्या, बीएस की शुरुआत से तुम्हें देख रही हूँ। कक्षा से लेकर असाइनमेंट तक तुम आगे हो। हैरानी है कोई इतना आगे कैसे रह सकता है। वो ईर्ष्या भरे अंदाज में बोली तो जानकी की आंखों में पहली बार चुभन उभरी। आप हद से बढ़ रही हैं और तुम पहले से ही हद से बाहर हो, इसलिए हर शिक्षक के साथ मुस्कुराहट बांटकर नंबर लेना बहुत पुराना तरीका इस्तेमाल कर रही हो, विशेष रूप से प्रोफेसर कार्तिक शर्मा की। हर्षिता ने उंगली उसके सामने लहराते हुए ईर्ष्या से कहा। बस करें, जानकी की आवाज़ हल्की सी बुलंद हुई। आप मेरे चरित्र पर आरोप नहीं लगा सकती। क्यों, तुम जैसी लड़की को इनफ। किसी की मजबूत, गंभीर और कड़कती आवाज़ ने फिजा को चीर दिया तो सबकी नज़रें मुड़ गईं। जहां लंबा कद, आंखों में सख्ती और चेहरे पर संजीदगी लिए सफ़ेद फैशनेबल कोट पहने प्रोफेसर कार्तिक शर्मा खड़ा था। विश्वविद्यालय का सबसे सख्त मगर आकर्षक प्रोफेसर, जिस पर सभी लड़कियां आकर्षित थीं। और हर्षिता का तो वो क्रश था। ये क्या तमाशा लगा रखा है आप दोनों ने, वो उनके पास आकर अत्यंत सख्ती से पूछता है। तो जानकी ने अपनी फाइल लेकर नजरें झुका ली। जानकी ने 6 महीने पहले बीएस में प्रवेश लिया था, जहां कार्तिक वरिष्ठ प्रोफेसर का कार्य करता था। इसलिए उन्होंने यहाँ किसी को नहीं बताया था कि वो दोनों भाई बहन हैं। सर, मैं तो बस सच बोल रही थी। हर्षिता ने बेपरवाही से बाल झटके तो कार्तिक की नज़र उस पर जम गई। आपका सच किसी की प्रतिष्ठा उछालने का अधिकार नहीं है, वो संजीदगी से बोला था। ओ प्लीज सर, हर्षिता ने हंसते हुए कहा।
आपको नहीं पता ये लड़की कितनी। एक शब्द और नहीं। कार्तिक की आवाज़ सख्त हो गई, लेकिन हर्षिता रुकने वालों में से नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये आपकी भी पसंदीदा छात्रा है, या कुछ और भी चल रहा है? उसने व्यंग कर दिया और फिजा जैसे जम गई। जानकी का रंग उड़ सा गया था। आप अपनी सीमा पार कर रही हैं। कार्तिक की आंखों में खतरनाक सख्ती उभरी। सीमा? हर्षिता उसके करीब आई। सर, हमें भी सब समझ आता है कि प्रोफेसर और स्टूडेंट के संबंध का असल मतलब क्या है, और प्रोफेसर से नंबर कैसे लिए जाते हैं। हमसे तो कभी आपने ऐसी बातें नहीं की। वो सर झटकती है। हर्षिता की सहेली तनु ने उसके कान में फुसफुसाकर रोकने का प्रयास किया, मगर वो नहीं रुकी। ये लड़की चरित्रहीन है, उसने जोर से कहा। कार्तिक की मुट्ठी भिंच गई और जानकी की आंखों से आंसू बहने लगे। और आप जैसे प्रोफेसर ही ऐसी लड़कियों को बढ़ावा देते हैं कि वो। अचानक गाल पर पड़ने वाले थप्पड़ की आवाज की वजह से पूरा कॉरिडोर स्तब्ध सा हो गया, जबकि थप्पड़ इतना तीव्र था कि हर्षिता का चेहरा एक तरफ झटक गया और उसके नाजुक गोरे गाल पर कार्तिक के हाथ का निशान बेहद वाजे हुआ। तुमने आज न केवल एक लड़की के सम्मान पर आरोप लगाए, बल्कि एक शिक्षक के चरित्र पर भी कीचड़ उछाला है। कार्तिक की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी, जबकि दर्द की तीव्रता से हर्षिता की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो अहंकार से खड़ी रही। तुम्हें लगता है कि पैसा और शक्ति तुम्हें कुछ भी कहने का अधिकार देती है? वो एक कदम आगे बढ़ा। तो आज सबके सामने सुन लो, तुम्हारी ये जुबान, तुम्हारे ये अहंकार, सब तुम्हें एक दिन तबाह कर देगा। बेवकूफ लड़की, ये मेरी सगी बहन है, जिसके बारे में तुम ऐसी बकवास बात कर रही हो। किसी सम्मानित लड़की पर आरोप लगाना कितना बड़ा पाप है, ये तुम जैसी घमंडी और बिगड़ी अमीरजादी नहीं जानती। उसकी बेइज्जती होने पर आसपास खड़े लोग कानाफूसी करने लगे, जबकि हर्षिता के हाथ कांप रहे थे। उसकी जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे इस तरह सबके सामने अपमानित किया था, जबकि कार्तिक का जानकी को बहन बताना सबको चकित कर गया था। कान खोलकर सुन लो, अगर अगली बार मेरी बहन के बारे में ऐसी घटिया जुबान इस्तेमाल की तो अच्छा नहीं होगा। वो तुम जैसी बिगड़ी हुई लड़की नहीं, बल्कि एक प्रतिष्ठित घराने की संस्कारी बेटी है। वो उसे चेतावनी देता है। हर्षिता ने धीरे धीरे कार्तिक को देखा, फिर जानकी को, तो आंखों में नफरत जल उठी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आई विल किल यू, वो भीगी पलकों से कहते हुए मुड़ती है और तेज कदमों से वहां से चली गई। पीछे सब खामोश खड़े रह गए। भाई, जानकी ने धीरे से सर उठाया। आंखों में आंसू थे, जबकि कार्तिक ने एक क्षण को उसे देखा, फिर नजरें हटा ली। कक्षा में जाओ, उसने धीरे से कहा, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये मामूली सा झगड़ा कितनी जिंदगियां बर्बाद करने वाला था। कॉलेज का कैफे, जहां आम दिनों में ठहाके गूंजते थे, आज वहां कानाफूसी थी, और इन सबका केंद्र हर्षिता सिंह थी, जो एक कोने में अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। आंखें लाल, चेहरा सख्त, और गाल पर अभी तक वो गहरा लाल निशान था। ओ माय गॉड हर्षिता, उसकी सहेली तनु ने बनावटी हमदर्दी से कहा। हमें विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हें किसी ने थप्पड़ मार दिया, और वो भी सबके सामने। साथ बैठी मानसी ने व्यंगात्मक हंसी दबाई। चुप रहो, शट अप। हर्षिता ने नजरें उठाईं, जिनमें आग जल रही थी। ओ प्लीज, हम तो बस तुम्हारा दर्द समझ रहे हैं। आखिर कॉलेज की क्वीन की ये हालत है। तनु कुर्सी के साथ पीठ लगाते हुए बोली। अब तो सब यही कहेंगे ना कि एक प्रोफेसर ने तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दी। ये वाक्य सीधा जाकर हर्षिता के अहंकार पर लगा। यार, ऐसा तो मत करो, इसे गुस्सा मत दिलाओ, वो पहले से ही डिप्रेशन में है। स्वाति ने दया दिखाई, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, और वो सामान्य सी लड़की इतने प्रतिष्ठित प्रोफेसर की बहन निकली, जिसके लिए तुम्हें थप्पड़ पड़ा। मानसी ने जानबूझकर कहा तो हर्षिता के हाथ मुट्ठियों में बंद हो गए। तुम कहना क्या चाहती हो? हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन कॉलेज में तो यही बातें हो रही हैं कि प्रोफेसर और उसकी बहन ने हर्षिता सिंह को अच्छा खासा सबक सिखाया है। मानसी ने कंधे उचकाए। चुप रहो, हर्षिता जोर से चिल्लाई तो पूरा कैफे एकदम खामोश हो गया। मैं कमजोर नहीं हूँ, बल्कि हर्षिता सिंह हूँ। वो अचानक खड़ी हुई तो कुर्सी पीछे खिसक गई। जो मेरे साथ हुआ है, इसका प्रतिशोध होगा। ये कहते हुए तेजी से कैफे से बाहर निकली और वॉशरूम में मुंह धोते हुए आईने के सामने आकर रुक गई।
कुछ पल स्वयं को देखती रही, फिर उसने धीरे से अपने गाल को छुआ, जहां अभी भी थप्पड़ का निशान मौजूद था। वो सारा अपमान याद करके उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर अगले ही पल वो एक अजीब और खतरनाक हंसी हंसती है। तुम्हारा एक थप्पड़ और मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। उसकी नजरें दर्पण में अपनी आंखों से मिली। मेरे दिमाग में एक भयानक सा विचार आया है। आखिर तुम दोनों के लिए सम्मान ही सब कुछ है ना, तो क्यों ना मैं तुम्हारा सम्मान ही छीन लूं। उसकी आंखों में पागलपन चमका। फिर वो झुकी, नल खोलकर पानी अपने चेहरे पर मारा, फिर सीधी होकर आईने में स्वयं को देखा। अब मैं तुम्हारी बहन को उस स्थान पर ले जाऊंगी जहां का तुमने मुझे ताना दिया है, क्योंकि मेरा भाई मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। फिर आपकी तथाकथित संस्कारी बहन क्या चीज है। इन दो कौड़ी के इज्जतदार लोगों की इज्जत बीच चौराहे पर ना छीनी तो मेरा नाम भी हर्षिता सिंह नहीं। वो मोबाइल निकालते हुए होठों पर शैतानी मुस्कान लिए बोली। दोपहर की तेज धूप में खुले मैदान में धूल उड़ रही थी और इस धूल के बीच घोड़ों के टापों की आवाज गूंज रही थी। तेज करो और तेज, किसी ने चीखकर कहा तो सब घुड़सवार जोश में आने लगे, लेकिन सबके आगे एक काला घोड़ा हवा को चीरता हुआ निरंतर दौड़ रहा था और इस पर सवार रुद्र प्रताप सिंह अहंकार से कभी पीछे देखता तो कभी घोड़े को थपकी देता। काला सूट, काला चश्मा और महंगी घड़ी पहने, लगाम पर उसकी पकड़ मजबूत थी। काला दुशाला हवा की तीव्रता से पीछे उड़ रहा था। कुछ पलों के बाद रुद्र भैया जीत गए का शोर उठा और लोग तालियां बजाने लगे, मगर रुद्र होंठ नीचे घोड़े से उतरा और खामोशी से अपनी कलाई सीधी की। जीत उसके लिए नई नहीं थी, इसलिए उसका पुरस्कार गरीब लोगों में तकसीम किया जाता था, वो स्वयं नहीं लेता था। ठाकुर साहब, उसका खास आदमी फौरन आगे बढ़ता है और उसके कान में धीरे से कुछ कहता है, बस एक वाक्य, और रुद्र का चेहरा बदल गया। आंखों की चमक एकदम बुझ गई। क्या कहा तुमने? उसकी आवाज खतरनाक हद तक धीमी थी। हर्षिता बिटिया अस्पताल में है, स्थिति ठीक नहीं है, वो भी धीरे से बोला। और रुद्र सब कुछ वहीं छोड़कर तुरंत हरकत में आया। गाड़ी निकालो। वो तेजी से लंबे डग भरता हुआ सीधा अपनी काली लग्जरी जीप की तरफ बढ़ा। उसके पीछे अंग रक्षक और सेवक भागते हुए आए। पूरा माहौल जैसे एकदम हरकत में आ गया। अगले ही पल जीप धूल उड़ाते हुए सड़क पर दौड़ रही थी। फिर वो 2 घंटे की तीव्र यात्रा के बाद दोपहर 2 बजे शहर के अस्पताल पहुंचे, जहां हर्षिता भर्ती थी। उनका गांव शहर से दूर था, इसलिए हर्षिता महंगे कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी और कभी कभार शहर में ही अपनी माँ के पास चली जाती थी। बहरहाल अस्पताल पहुंचते ही गाड़ी को जोर से ब्रेक लगा और रुद्र तेजी से बाहर निकला। कहाँ है वो? उसने गुस्से से पूछा। कमरा नंबर 203, एक नर्स घबराकर बोली तो वो तेज कदमों से अंदर भागा। अंग रक्षक पीछे रह गए। हर्षु, वो दरवाजा जोर से खोलता हुआ अंदर आया तो वो सामने बेड पर बेसुध लेटी हुई थी। आंखें लाल, बाल बिखरे हुए थे और खुद को चादर में लपेटे उसकी हालत उजड़ी सी थी। भैया, उसने कमजोर आवाज में पुकारते हुए उठना चाहा। रुद्र एकदम उसके पास पहुंचा। हर्षु, क्या हुआ मेरी जान? किसने किया है ये? वो उसे थामता हुआ बड़े ही प्यार से बोला था। भैया। वो कांपते हुए उसके करीब हुई और रोते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। भैया, मैं बर्बाद हो गई, उसने मुझे तबाह कर दिया। भैया। वो हिचकियां भरने लगी। साफ साफ बताओ। रुद्र का जबड़ा सख्त हो गया था, क्योंकि हर्षिता के गाल, होठों और गर्दन पर गहरे जख्मों के निशान थे। हर्षिता ने चादर और मजबूती से अपने चारों तरफ लपेट ली। उस प्रोफेसर ने मेरी इज्जत लूटी है। भैया, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। उसकी आवाज टूट रही थी और एक पल को पूरा कमरा जैसे सुन हो गया। क्या कह रही हो? इतनी जुर्रत किसी में नहीं कि वो रुद्र प्रताप सिंह की बहन को हाथ लगा सके। रुद्र की आंखों में खून उतर आया। लेकिन उसने मेरे साथ गलत किया भैया। मैं कॉलेज से हॉस्टल आ रही थी, मेरी गाड़ी खराब हो गई तो प्रोफेसर ने मुझे लिफ्ट दी। मैं मान गई थी भैया, लेकिन ये मेरी भूल थी। वो मिन्नतें करने लगी। नाम क्या है उसका? वो एकदम चिल्लाया। और यही वो चाहती थी, प्रोफेसर कार्तिक शर्मा, उसने सिसकते हुए कहा। और
रुद्र की मुट्ठियां भिज गईं। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो उठने लगा कि हर्षिता ने फौरन उसका हाथ पकड़ा। नहीं भैया, उसे ऐसी मौत मत देना, बल्कि उसे ऐसी सजा दो कि वो पल पल सिसके और रोए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इन आंसुओं के पीछे एक खतरनाक चमक थी जो छुपी हुई थी। उसने मुझे बर्बाद किया है ना, आप उसकी बहन को बर्बाद कर दें भैया, वो मिन्नत भरे अंदाज में कहते हुए चादर को खुद पर लपेटने लगी। और रुद्र हैरान रह गया। कुल खानदान का रक्षक होने के नाते उसने कभी किसी की बहन बेटी की तरफ मैली आंख से नहीं देखा था। भैया, उसने मुझे मारा भी, ये देखिए मेरा क्या हाल किया है। मैं चाहती हूँ उसे ऐसी सजा मिले कि वो दोबारा किसी की बहन को बुरी नज़र से ना देखे। उसकी भी बहन है, वो अपने भाई के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए उसे और भी ज़्यादा भड़काने लगी। रुद्र ने कुछ पल अपनी बहन को देखा और उसकी नज़रें सर्द हो गईं। वो लड़की कहाँ होगी? मेरे ही कॉलेज में पढ़ती है। अभी अभी कॉलेज से छुट्टी हुई है, तो शायद घर पर होगी। उसने तुरंत बताना शुरू किया। गुस्से में तमतमाए रुद्र प्रताप सिंह ने सर हिलाकर सीधा खड़े होते हुए कहा, अब सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं, बल्कि उसका भाई भी ये कष्ट भुगतेगा। उसकी आवाज़ अब फैसला कुन थी। फिर वो तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया और दरवाज़ा बंद होते ही हर्षिता ने आंखें पोंछ ली। आंसू गायब हो गए और उसके होंठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। घमंडी प्रोफेसर, उसने धूर्तता से फुसफुसाते हुए चादर हटाई। तुमने अपनी उस दो कौड़ी की बहन की वजह से पूरे कॉलेज के सामने मेरा अपमान किया था ना। अब देखो तुम्हारी प्रतिष्ठा कैसे मिट्टी में मिलती है। घमंडी से सोचते हुए वो आंखें मटका रही थी। गजाधर, वो जीप के दरवाजे के पास पीठ टिकाए खड़ा सिगरेट का कश लेते हुए बोला। जी साहिब, हुक्म करें। उसका खास आदमी आगे आया। पता करो। रुद्र ने सिगरेट जमीन पर फेंककर जूते तले मस ली, फिर सर उठाकर उसे देखा। प्रोफेसर कार्तिक की बहन का पता लगाओ कि वो इस समय कहाँ मिलेगी। वो एक कदम करीब आता हुआ आंखों में सख्त निर्णय लिए हुए था, और आज रात होने से पहले वो लड़की मेरे डेरे पर होनी चाहिए। वो सख्ती से बोला। समझ गया मालिक। गजाधर ने सर झुका लिया। उसके जाने के बाद रुद्र ने आसमान की तरफ देखा। जिसने मेरी बहन को छुआ है, मैं उसकी दुनिया तहस नहस कर दूंगा। वो बड़बड़ाया, ये जाने बिना कि वो जिसे बर्बाद करना चाहता है उसका तो इसमें कोई दोष था ही नहीं। यार, बहुत देर हो गई है। मम्मी ने डांटना है कि इतनी देर से कैसे आ रही हो। वो खरीदारी करके अपनी सहेली के साथ बाहर आई और चिंता से बोली। दोपहर 2 बजे कॉलेज ख़त्म होने के बाद उसने अपनी सहेली के साथ होटल में खाना खाया था, फिर ख़रीदारी की और अब वो शाम के 7 बजे घर जा रही थी। ठीक है, कल कॉलेज में मिलते हैं। वैसे तुम किसके साथ जाओगी? उसकी सहेली ने सहजता से पूछा। कैब कर लूँगी, क्योंकि भाई का फ़ोन आया है कि वो इमरजेंसी में प्रयागराज के लिए निकल गए हैं। मामा जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है और उनका कोई बेटा भी नहीं है जो अस्पताल की देखभाल कर सके, इसलिए भाई चले गए हैं। वो बोली तो उसकी सहेली ने सिर हिलाया। तुम मेरे साथ आ जाओ। वो अपने भाई के साथ बाइक पर बैठते हुए बोली। नहीं, मैं चली जाऊंगी। कौन सा पहली बार कैब से जा रही हो? वो मुस्कुराकर मना करते हुए बस स्टॉप की तरफ बढ़ने लगी ताकि कैब ले सके। वो अभी मोबाइल निकालकर माँ को कॉल करने ही वाली थी कि अचानक पीछे से एक गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। जानकी चौंकी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक सख्त हाथ उसके मुंह पर आकर रुका। उसकी आवाज़ घुट गई। जल्दी करो, किसी ने फुसफुसाया और कुछ ही सेकंड में उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में ढकेल दिया गया। कमरे में मध्यम रोशनी थी। दीवार के साथ लगे बिस्तर पर जानकी सिमटी हुई बैठी थी। हाथ पैर कांप रहे थे। वो भीगी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी। हराहट पर दिल धड़क उठता था। अचानक दरवाज़ा खुलता देखकर वो बुरी तरह चौंक गई, जबकि दूसरी तरफ काले लिबास में सख्त चेहरा और आंखों में जलता गुस्सा लिए रुद्र प्रताप सिंह अंदर आया। वो एक पल को ठटक गया। उसकी नज़र उस मासूम सी कॉलेज यूनिफॉर्म पहनी लड़की पर जमी, जो डर से भरी आंखें लिए उसे देखते हुए उठ खड़ी हुई थी। ये वो छवि नहीं थी
जो उसके मस्तिष्क में बनी थी। कुछ पल खामोश रहने के बाद उसकी आंखों में सख्ती वापस आ गई। तो तुम हो उस प्रोफेसर की बहन? उसकी आवाज़ गहरी और ख़तरनाक थी। आप कौन हैं? प्लीज़ मुझे जाने दें। मैंने कुछ नहीं किया। जानकी ने तुरंत चादर को अपने चारों ओर मजबूती से लपेटा, क्योंकि रुद्र धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। हर कदम के साथ जानकी पीछे हटती गई, यहाँ तक कि वो दीवार से जा लगी। तुमने वास्तव में कुछ नहीं किया, बल्कि तुम्हारे भाई ने किया है, वो सख्ती से बोला। मेरे भाई ने क्या किया है? आप कौन हैं? देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। जानकी की आंखों में उलझन आई। चुप! उसकी आवाज़ गूंजी तो जानकी एकदम सहम गई। वो चलते हुए उसके बिल्कुल करीब आ गया, इतना करीब कि उसकी गर्म सांसें भी महसूस हो रही थी। मेरी बहन अस्पताल में है, क्योंकि तुम्हारे भाई ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, उसने दांत पीसकर कहा। ये झूठ है, मेरे भाई ऐसे नहीं हैं। जानकी के आंसू बहने लगे। हर भाई के बारे में बहन यही कहती है, लेकिन तुम्हारे भाई ने बहुत गलत जगह दुश्मनी मोल ली है। अब मैं उसे बताऊंगा कि रुद्र प्रताप सिंह की बहन को हाथ लगाने का मतलब क्या होता है। रुद्र ने सख्ती से कहा। देखिए, मैं नहीं जानती आप कौन हैं। मेरी बात सुनिए, आपको गलतफहमी हुई है। हर्षिता सिंह को जानती हो ना? तुम्हारी ही क्लास की लड़की है, उसने जोर देकर बोला। और दिमाग में हर्षिता का नाम सुनते ही जानकी एक पल में सब समझ गई कि आज सुबह के अपमान का बदला लेने के लिए हर्षिता इस हद तक गिर चुकी है कि अपने भाई का इस्तेमाल कर रही है। आपकी बहन झूठ बोल रही है, प्लीज़ मेरी बात का यकीन करें। मेरा भाई तो इस शहर में है ही नहीं। मैं जानता हूँ वो घटिया हरकत करने के बाद यहाँ से भाग गया है, लेकिन मैं उसका उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि वो वापस आए और तुम्हें इस उजड़ी हुई स्थिति में देखे। इसके बाद भी मेरा प्रतिशोध कम नहीं होगा। मैं उसे अपाहिज बनाकर बिस्तर पर न डाल दूं तो मेरा नाम भी रुद्र प्रताप सिंह नहीं। वो नफरत से कहता हुआ अचानक उसका दुपट्टा पकड़कर झटके से एक तरफ फेंक देता है। जानकी अचानक अपनी मर्यादा पर आए संकट पर चीखते हुए हाथ तुरंत स्वयं को ढांपने के लिए उठाती है। प्लीज़! उसकी आवाज़ टूट रही थी। मुझे जाने दीजिए। मेरे मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे। मेरे भाई ऐसे नहीं हैं। वो बुरी तरह कांप रही थी, जबकि रुद्र उसके अत्यंत करीब झुकता हुआ उसके इस रूप सौंदर्य को देखता हुआ कुटिलता से मुस्कुराया। आज तुम्हारा भाई वही दर्द महसूस करेगा जो मैंने किया है। आज तुम वही दर्द सहोगी जो मेरी बहन ने सहा है, उसने धीरे से कहा। और जानकी ने सिर जोर से ना हिलाया। नहीं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं निर्दोष हूँ। उसके आंसू तेजी से बहने लगे। मैंने कुछ नहीं किया। आप जो चाहें सज़ा दे दें, मगर ये नहीं। मुझे कृपया छोड़ दें। रुद्र की भारी आवाज़ कमरे में गूंजी और चेहरे पर उसकी मजबूत पकड़ से जानकी के शब्द टूटते जा रहे थे। ईश्वर का वास्ता है, मुझे बर्बाद मत कीजिए, मैं मर जाऊंगी, प्लीज़। वो भय से उसके सीने से लगते हुए पीछे हटने का प्रयास कर रही थी, मगर जगह समाप्त हो चुकी थी। फिर अचानक आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और सांसें तेज हो गईं। प्लीज़, मैं मर जाऊंगी, उसके मुंह से अंतिम फुसफुसाहट निकली और अगले ही पल वो बेहोश होकर सीधा रुद्र की बाहों में गिर गई। उसकी गर्दन में झुका हुआ रुद्र एक पल को जैसे स्तब्ध रह गया। उसके हाथ अचानक उस लड़की को संभाल चुके थे, जिसका निढाल वजूद उसकी बाहों में बेजान सा पड़ा था। उसने पहली बार उसे ध्यान से देखा। वो वास्तव में मासूम परी लग रही थी। रुद्र की मुट्ठी धीरे धीरे ढीली हुई, चेहरा सख्त हुआ तो अजीब आंखों में कशमकश उभरी। धिक्कार है, उसने धीरे से कहते हुए कठिनाई से गुस्से को संभाला। फिर जानकी को उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। इतनी जल्दी क्षमा करने वाला नहीं हूँ। कुछ पल वो वहीं खड़ा रहा, जैसे उसे देखता रहा। फिर अचानक नजरें फेर ली और होंठ भींचे तेजी से बाहर निकल गया। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं और रात के 11 बज चुके थे। जानकी की माँ व्याकुलता से दरवाजे के पास खड़ी बार बार बाहर झांक रही थी। जानकी सुबह की निकली अभी तक नहीं आई थी। उन्होंने पति को रात 7 बजे नौकरी से लौटने पर बताया तो वो तुरंत जानकी को ढूंढने बाहर निकल गए थे, क्योंकि जानकी का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। अभी तक नहीं आई। उनकी आवाज़ में घबराहट थी। इसी समय थके हारे और परेशान हाल
रमेश जी घर में आए थे। क्या वो मिली? सुनती हो? नहीं, बाजार समेत मॉल में भी दिखाई, कहीं भी नहीं है। उसका फ़ोन भी बंद जा रहा है। मैंने उसकी सहेली को कॉल किया तो वो कहती है कि वो तो 7 बजे की निकली हुई है। हे ईश्वर, खैर करना, कहाँ चली गई? उसकी माँ के हाथ कांपने लगे। आप कार्तिक को फ़ोन कीजिए ना। उन्होंने जल्दी से कहा तो वो सर हिलाते हुए फ़ोन मिलाते हैं। दूसरी तरफ सामने बेड पर बेहोश मामा जी के पास बैठे हुए कार्तिक का फ़ोन बजा और वो चौंका। जी पिताजी, वो नम्रता से बोला। कार्तिक। दूसरी तरफ से व्याकुल आवाज़ आई। जानकी, जानकी घर नहीं आई। क्या मतलब? कब से? वो तुरंत सीधा होकर बैठ गया। कॉलेज के बाद उसकी कॉल आई थी कि सहेली का जन्मदिन है, होटल जाना है, फिर खरीदारी करनी है, इसलिए हम निश्चिंत थे। लेकिन 7 बजे तक जब वो नहीं आई तो कॉल्स की, लेकिन वो रिसीव नहीं कर रही, नंबर बंद जा रहा है। उसकी सहेली से पूछा है तो वो कह रही है 7 बजे की गई हुई है। अब तो 11 बजने वाले हैं बेटा, और वो अभी तक नहीं आई। मैं ढूंढ कर भी आया, लेकिन वो कहीं नहीं है। रमेश जी ने घबराहट से कहा और कार्तिक के चेहरे का रंग बदल गया। आपने बाजार के आसपास देखा? क्या किसी से पूछा? सब जगह देख लिया, कहीं भी नहीं है। वो रोने वाले हो गए थे। आखिरकार एक जवान बेटी लापता थी। मैं आ रहा हूँ पिताजी। फिर वो मामा जी को देखता हुआ उठने लगा, जिनके साथ छोटी बेटियां ही थीं और वो गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, इसलिए कार्तिक को उनके पास आना पड़ा था। नहीं बेटा, तुम्हारे मामा जी की स्थिति बहुत खराब है, तुम उन्हें अकेला छोड़कर अभी नहीं आ सकते। वो व्याकुलता से बोले। मुझे अपनी बहन से बढ़कर कुछ नहीं है पिताजी, उसने सख्ती से कहा। लेकिन मैं कल सुबह ही निकल रहा हूँ, बस यहाँ पर इनकी बड़ी बेटी को बुलाकर, क्योंकि अभी बहुत रात है, वो सब परेशान होंगे। मैं सुबह होते ही सब प्रबंध करके दोपहर तक आपके पास पहुँच जाऊँगा। उसके लहजे में ऐसा दृढ़ संकल्प था कि कोई आगे कुछ न कह सका। फिर उसने तुरंत फ़ोन काटा और अपने मित्र को कॉल मिलाई। हर्ष, तुरंत बात सुनो। हाँ कार्तिक, जानकी लापता है। मुझे नहीं पता वहाँ क्या हुआ है, मैं कल सुबह वापस आ रहा हूँ, लेकिन तुम अभी के अभी पुलिस से संपर्क करो और उस बाजार के आसपास सब जांच करो, उसने सख्ती से कहा। चिंता मत करो, मैं देखता हूँ, हर्ष तुरंत बोला। तो कार्तिक ने फ़ोन बंद किया और मुट्ठी भींचकर एक बार अपने मामा जी को फिर देखा। आंखें बंद करके गहरा सांस लिया, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार गूंज रहा था कि जानकी न जाने कहाँ होगी। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में दाखिल हो रही थी और जानकी बिस्तर के एक कोने में आंखें सूजी हुई, चेहरा पीला लिए अर्धमूर्छित सी पड़ी थी। उसी पल एक नौकरानी हाथ में नाश्ते की ट्रे लिए अंदर आई। बेटिया, नाश्ता कर लो। मुझे नहीं चाहिए, जानकी ने तुरंत कहा। मुझे घर जाना है, आप लोगों को समझ क्यों नहीं आता? वह क्रोधित होने लगी। बेटिया, मैं क्या कर सकती हूँ? नौकरानी घबरा गई। तो उस आदमी से कहो मुझे वो छोड़ दे। वो तो इस अत्याचारी का नाम भी नहीं जानती थी, इसलिए ऊंचे स्वर में कहा। उसी पल दरवाज़ा जोर से खुला तो नौकरानी तुरंत पीछे हट गई। ट्रे रख कर जाओ यहाँ से, वो आंखों में सख्ती लिए बोला तो नौकरानी तुरंत बाहर निकल गई और दरवाज़ा बंद होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया, जबकि रुद्र धीरे धीरे उसके पास आया। नजरें सीधी जानकी पर थी। नाश्ता क्यों नहीं किया तुमने? मुझे घर जाना है बस। जानकी ने तुरंत नजरें चुरा ली। मैंने प्रश्न कुछ और किया है। उसकी आवाज़ सख्त हो गई और मैंने उत्तर दे दिया कि मुझे यहाँ नहीं रहना। जानकी भी तड़प कर बोली। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद रुद्र ने ट्रे उठाई और उसके सामने रख दी। खाओ। नहीं खाना मुझे, उसने भी गुस्से से कहा। मैं खिला भी सकता हूँ, वो ठंडे लहजे में बोला और जानकी की आंखों से आंसू बहने लगे। आपको क्या मिल रहा है ये सब करके? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? वो रोने लगी और रुद्र उसकी तरफ थोड़ा करीब हुआ। तुमने नहीं, तुम्हारे भाई ने बिगाड़ा है, उसने धीरे से कहा। ये झूठ है, आपकी वो घटिया बहन झूठ बोल रही है। वो चीखी और ये वाक्य जैसे आग में घी का काम कर गया। रुद्र तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। जानकी तुरंत पीछे हटी। दिल तेजी से धड़कने लगा। दोबारा कहना जरा। उसकी आवाज़ खतरनाक हद तक धीमी थी। उसके होंठ सूख गए। बोलो ना, अभी तो बहुत बोल रही थी।
अब जुबान कहाँ गई। वो एक कदम और करीब आया। जानकी की सांसें तेज हो गईं। मुझे डर लग रहा है। उसकी आवाज़ टूट गई। तो फिर चुप रहना सीख लो, वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला। और अब जाने का विचार दिल से निकाल दो, क्योंकि मैंने अपना निर्णय बदल लिया है। वो सख्त लहजे में बोला। क्या मतलब? उसका दिल जैसे एकदम से रुक गया था। मतलब ये कि अब तुम यहाँ हमेशा के लिए रहोगी, बतौर मेरी पत्नी बनकर। तुम निर्दोष हो, इसलिए तुम्हारे साथ इतनी सी सहानुभूति रखूंगा कि तुम्हारे साथ अनुचित संबंध नहीं बनाऊंगा। अब जायज तरीके से प्रतिशोध लूंगा, ताकि तुम्हारा भाई कुछ न कर सके। वो बेपरवाही से बोला और उस बेचारी की जान जाने वाली हो गई। नहीं, मैं ये नहीं करूंगी। आप मुझे शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते। वो नाम में सिर हिलाते हुए दरवाजे की तरफ भागने लगी, लेकिन रुद्र ने एक ही झटके में उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे जाने दे प्लीज, वो तड़पी। लेकिन रुद्र उसे वापस खींचकर बिस्तर पर गिराता हुआ उसके ऊपर हावी हो गया था। आप ये गलत कर रहे हैं। जानकी के हाथ कांप रहे थे। गलत तो वो था जो तुम्हारे भाई ने किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। आप क्यों नहीं समझ रहे? जानकी की आंखों से आंसू बहने लगे। क्योंकि मैं देख चुका हूँ अपनी बहन की स्थिति, और तब शपथ ली थी कि तुम्हारी स्थिति उससे भी बदतर करूंगा। इसलिए तैयार रहना। मर्यादा के साथ मेरा प्रतिशोध चाहती हो या बिना विवाह के? उसका ये प्रश्न उसे कांपने पर विवश कर गया। कृपया मुझे जाने दीजिए। कभी नहीं। फिलहाल अभी नाश्ता करो, क्योंकि मुझे ना सुनना पसंद नहीं। इसके बाद हमारी शादी है। अगर मना करोगी तो बिना विवाह तुम्हें इसी बिस्तर की शोभा बनाते हुए मुझे बिल्कुल दया नहीं आएगी। वो स्पष्ट शब्दों में धमकी देकर कमरे से चला गया। उसके जाते ही जानकी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा ना, हर जगह जांच करो। वो फोन पर सख्ती से बोला। यूनिवर्सिटी, हॉस्टल, सड़कें, मुझे हर पल की जानकारी चाहिए। वो आंखों में बेचैनी लिए सख्त जबड़ा किए बोला था। एक हाथ स्टीयरिंग पर और दूसरा मोबाइल पर था। हम प्रयास कर रहे हैं प्रोफेसर साहब। दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर की आवाज़ आई। प्रयास नहीं, कार्तिक ने बात काटते हुए कहा। मुझे शीघ्र मेरी बहन चाहिए। समझ रहे हैं आप? उसकी सांसें तेज हो रही थी। मेरी बहन मजबूत चरित्र की लड़की है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अपनी इच्छा से कहीं गई हो। उसे किडनैप किया गया है। उसकी आवाज़ एक पल को टूट गई, मगर अगले ही पल वो फिर से सख्त हुआ। अगर उसे कुछ हुआ ना। वो वाक्य अधूरा रह गया, क्योंकि सामने से अचानक एक तीव्र गति में ट्रक आ रहा था। ओह शिट! उसने तेजी से स्टीयरिंग मोड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। शायद वो ट्रक उससे टकराना ही चाहता था, लेकिन जोरदार टक्कर के साथ गाड़ी घूमते हुए सड़क के किनारे जा लगी। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। हेलो प्रोफेसर कार्तिक। हेलो। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर की आवाज़ गूंजती रह गई, लेकिन सड़क पर सन्नाटा छा गया। हेलो मिसेस रुद्र प्रताप सिंह, मेरा इंतज़ार कर रही थी क्या? वो सदा की भांति काले लिबास, संजीदा चेहरा और आंखों में अजीब सी खामोशी लिए धीरे धीरे कमरे के अंदर आया, और उसे दरवाज़ा बंद करते देखकर जानकी की जान जाने वाली हो गई। वहीं रुक जाइए। जानकी तुरंत पीछे हटते हुए कांपती आवाज़ में बोली, जबकि रुद्र के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने सुबह के समय जानकी से ज़बरदस्ती विवाह कर लिया था। आपने ज़बरदस्ती विवाह किया है। अब ये सब गलत है। वो बोली तो रुद्र एक कदम आगे बढ़ा। गलत तो वो था जो तुम्हारे भाई ने किया। मैं तो अपनी पत्नी से अपना अधिकार लेना चाह रहा हूँ। वो ठंडे लहजे से बोला। मेरे भाई ऐसे नहीं हैं। जानकी की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। हर मनुष्य की एक सीमा होती है। तुम्हारे भाई ने वो सीमा पार की है। वो जबड़ा भींच कर बोला। मेरे भाई ने नहीं, आपकी बहन ने सीमा पार की थी, इसलिए उसका अपमान हुआ, जिसका बदला उसने इस ढंग से लिया। मुझे तो लगता है आपके पूरे परिवार के संस्कार ही ऐसे हैं। कितनी सरलता से आप किसी के सम्मान पर प्रहार करते हैं। जानकी का वाक्य हवा में जैसे चिंगारी बन गया। रुद्र की आंखों में सख्ती बढ़ गई। बकवास बंद करो। वो उसके बिल्कुल सामने आ गया तो जानकी का दिल जोर से धड़कने लगा, मगर वो पीछे नहीं हटी। अपनी जुबान संभालो जानकी। रुद्र हल्का सा झुका, इतना करीब कि उसकी सांसें उसके चेहरे से टकराईं। जानकी की सांस रुकने लगी। अन्यथा तुम्हारे मरते हुए भाई की सांसें बंद करवाना कठिन नहीं होगा। वो बोला। क्या?
क्या मतलब है आपका? उसने चौंक कर उसे देखा। आज तुम्हारे भाई की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, वो मुस्कुरा कर बोला। क्या मतलब? जानकी के चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। चिंता मत करो, वो जीवित है, लेकिन शायद पहले जैसा नहीं रहेगा, रुद्र ने बेपरवाही से कहा और यह सुनकर जानकी जैसे जमीन पर गिर गई। आपने? उसकी आवाज़ टूट गई। मैंने वही किया जो एक भाई करता है। वो कंधे उचकाता है। आपने ऐसा क्यों किया? वो चीखते हुए आगे बढ़ी, उसके सीने पर मुक्के मारने लगी। मुझे आपसे नफरत है, आई हेट यू। आप एक दानव हैं। नफरत है मुझे आप दोनों भाई बहन से, वो चिल्लाई और रुद्र ने उसके हाथ मजबूती से पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। नफरत तो अभी शुरू हुई है, वो धीरे से बोला। जानकी ने खुद को छुड़ाने का प्रयास किया। छोड़िए, इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? उसने उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आपको क्या मिलेगा मेरी जिंदगी बर्बाद करके? वो मिन्नतें कर रही थी। सुकून। मेरी भी बद्दुआ है कि आपको कभी सुकून न मिले। वो उसके सीने पर हाथ मारने लगी और रुद्र का जबड़ा सख्त हुआ। वो एकदम उसके चेहरे को दबोचता हुआ उसके करीब गया। जानकी का दिल जैसे रुक सा गया था। वो पीछे हटना चाहती थी मगर पकड़ बेहद सख्त थी। तुम बहुत बोलती हो, उसने धीरे से कहते हुए उसे जोर से बेड पर धक्का दिया। वो सिसकी लेते हुए उठने का प्रयास करती है, लेकिन रुद्र ने अचानक उसके दोनों हाथ बिस्तर पर दबाए और झुककर उसके निकट आया, इतना करीब कि जानकी की सांसें बेकाबू हुईं। अब बोलो, और कितना बोल सकती हो? उसकी आवाज़ फुसफुसाहट में बदल गई। छोड़िए। उसकी आंखों में खौफ और नफरत आई। रुद्र कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसकी पकड़ धीरे धीरे और अधिक सख्त होने लगी। उसने दर्द की तीव्रता से आंखें बंद कर लीं। आप इंसान नहीं हैं, वो सिसकी। शायद, और तुम्हारे लिए बनना भी नहीं चाहता, उसने धीरे से कहा और फिर पूरी तरह से उसके वजूद में कहीं खो गया। 19 साल की मासूम सी जान की टूटती हुई सांसें, आंखों में आंसू, अधरों पर दर्दनाक चीखें लिए, दिल में नफरत और खौफ का एहसास लिए मातम करती रह गई। लेकिन वो अत्याचारी व्यक्ति अपनी बहन का बदला लेने के लिए इस सीमा तक गिर गया था कि उसे पत्नी समझकर भी उसे उस पर दया नहीं आई, बल्कि वो किसी हिंसक दरिंदे से भी बढ़कर सिद्ध हुआ था। हवेली के बड़े दरवाजे से काली जीप अंदर दाखिल हुई तो नौकर झुककर प्रणाम करने लगे और कुछ पलों के बाद रुद्र प्रताप सिंह जीप से निकलता हुआ लंबे डग भरता हुआ हवेली के अंदर दाखिल हुआ। प्रणाम पिताजी। वो अपने पिता के पास आकर नम्रता से बोला तो वो मुस्कुराते हुए सर हिलाते हैं। कैसे हो बेटा? 2 दिन से हवेली में चक्कर ही नहीं लगाया, वो पूछते हैं। बस थोड़ा बिजी था, रुद्र रूखेपन से बोला, क्योंकि उसके पिता ने शहर की आधुनिक और पढ़ी लिखी स्त्री से प्रेम विवाह किया था। लेकिन विवाह के 14 साल बाद और 2 बच्चों के बाद दोनों को एक दूसरे से नफरत हो गई और उन्होंने बच्चों की चिंता न करते हुए तलाक ले लिया था। माँ बच्चों को छोड़कर शहर वापस चली गई और फिर दोनों ने 2 वर्ष बाद ही दूसरा विवाह कर लिया था। रुद्र तब 12 साल का था और हर्षिता 4 साल की थी। बहरहाल समय बीतता गया और वो बिना माँ के बड़े हो गए। पिता को फिर संतान नहीं हुई और माँ की तरफ से 3 सौतेले भाई बहन थे। हर्षिता अक्सर कॉलेज से माँ के पास चली जाती और उसी के ऐसे संस्कारों की वजह से वो किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। फिर रुद्र प्रताप सिंह के लाड प्यार ने उसे अच्छा खासा बिगाड़ दिया था, क्योंकि रुद्र ही हर्षिता की माँ, पिता, भाई सब कुछ था। वो माता पिता के साथ बहुत कम मिलता था। पिता के साथ तो रहते हुए भेंट हो जाती, लेकिन माँ से सिर्फ त्योहार के दिन मिलने जाता। हर्षिता आ गई, वो पूछता है तो उसके पिता ने सर हिलाया। इसलिए रुद्र कमरे में जाता है तो हर्षिता बिस्तर से पीठ टिकाए बैठी थी। वो जानता था कि उनका परिणाम आने के बाद सेमेस्टर की छुट्टियां चल रही हैं। भैया, वो उसे देखकर तुरंत सीधी होकर बैठ गई। रुद्र उसके करीब आया, कुछ पल शांति से उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, अब ठीक हो? आप आ गए, अब ठीक हूँ। हर्षिता ने हल्का सा सर हिलाया। तुम्हारा बदला ले लिया है। रुद्र ने उसके सर पर हाथ रखा और ये सुनते ही हर्षिता की आंखों में चमक आ गई। क्या सच में? उस प्रोफेसर की बहन 2 दिन से मेरे डेरे पर है, अब वो शांति से नहीं जी सकेगा, रुद्र ने ठंडे लहजे में कहा और हर्षिता के होंठों पर धीरे धीरे मुस्कान आई। वो तुरंत उठकर उसके गले लग गई। मुझे पता था आप मुझे न्याय दिलाएंगे, वो विश्वास से बोली।
और रुद्र खामोश खड़ा कुछ अजीब सा महसूस करता है। उसकी दृष्टि अपने सीने से लगी बहन के हल्के से लाल गाल और फिर गर्दन पर गई। तुम्हारी गर्दन का घाव इतनी जल्दी ठीक हो गया? उसके हाथ धीरे से उसकी गर्दन पर आए। वो पाउडर लगाया है छुपाने के लिए, पिताजी को पता ना चले। हर्षिता घबराहट में बहाना बनाती है, क्योंकि गाल के अतिरिक्त बाकी सब घाव उसके मेकअप से किए हुए थे। अच्छी बात है, पिताजी के विचारों का पता है मुझे, वो स्नेह से बोला, मगर उसके चेहरे पर वो संतोष नहीं था जो होना चाहिए था। निगाहों में बार बार वो मासूम रोता हुआ चेहरा आ रहा था, जिसे बिना दोष के उसने बहुत भयानक सजा दी थी। उसी समय रुद्र का फोन बजा तो उसने स्क्रीन देखी। हाँ, दूसरी तरफ से कुछ सुनते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। मैं आ रहा हूँ। उसने फोन बंद किया और बिना कुछ कहे मुड़ गया। भैया, क्या हुआ? हर्षिता ने आश्चर्य से पुकारा। काम है, उसने संक्षिप्त में उत्तर दिया और तेजी से बाहर निकल गया। पीछे हर्षिता कुछ क्षण दरवाजे को देखती रही, फिर कंधे उचकाकर बेपरवाही से मुस्कुराई। कोई बात नहीं, मेरा बदला तो पूरा हो गया। वो धीरे से बिस्तर पर पीठ टिका गई थी। क्या हुआ है? वो शीघ्रता में अपने कमरे का दरवाजा खोलता हुआ अंदर आता है। साहब, बीवी जी वॉशरूम में गिर गई हैं। नौकरानी घबरा कर बोली तो रुद्र तुरंत भागकर वॉशरूम जाता है। वो उसके पास आया जब वॉश बेसिन के पास औंधे मुंह गिरी हुई थी। पीला चेहरा, बिखरे बाल और वही वस्त्र जो 2 दिन से उसने पहने हुए थे। जानकी, वो झुककर उसके गाल थपथपाता है। आंखें खोलो। आवाज में पहली बार स्पष्ट चिंता थी। जानकी की पलकें बेहोशी और होश के बीच हल्की सी हिली तो रुद्र ने तुरंत उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाया। डॉक्टर को बुलाओ, उसने सख्ती से कहा। जी साहब। नौकरानी बाहर की ओर दौड़ी और बेड पर लेटते ही जानकी ने धीरे से आंखें खोली। सब कुछ धुंधला सा था। पानी पियो। वो उसके मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसे पानी पिलाता है। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी। ईश्वर का धन्यवाद, होश में आ गई हो। रुद्र उसके करीब होते हुए बोला तो जानकी ने उसे देखकर तुरंत नजरें फेर ली। मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो फर्श पर गिरना तुम्हारी सामान्य बात है, वो तंज कसते हुए बोला। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जानकी ने साहस करके कहा, और ये वाक्य सीधा रुद्र के दिल पर जाकर लगा। फर्क नहीं पड़ता तो डॉक्टर को नहीं बुलाता, वो व्यंग से बोला। शायद आपको अपने कैदी को जीवित रखना है, वो भीगी पलकों से बोलते हुए होंठ काटती है और दर्द सहन करती है। तुम हर बात को विष क्यों बना देती हो? रुद्र के होंठ भिज गए। क्योंकि आपने मेरी जिंदगी जहर बना दी है। मुझे आपसे नफरत है। ईश्वर करे जिस पीड़ा से मैं गुजरी हूँ आप भी गुजरें। जो व्यवहार आप और आपकी बहन ने हम दोनों भाई बहन के साथ किया है, एक दिन इसका हिसाब होगा। भगवान पूछेगा आपसे। रुद्र प्रताप सिंह। जानकी की आंखों में आंसू आ गए। रुद्र कुछ कहना चाहता था, मगर उसी पल दरवाज़ा खुला और डॉक्टर जल्दी से अंदर आया। प्रणाम ठाकुर साहब। वो प्रणाम करके जानकी की जांच करने लगा। फिर कुछ समय बाद सीधा होकर बोला, कोई गंभीर समस्या नहीं है। फिर बेहोश क्यों? रुद्र ने तुरंत पूछा। कमजोरी के कारण और शायद मानसिक तनाव भी बहुत अधिक है, डॉक्टर ने संजीदगी से कहा तो जानकी ने नजरें झुका ली। हल्की सी चोट आई है, उठते समय सावधानी रखें और पैरों पर अधिक जोर न डालें, डॉक्टर ने आगे कहते हुए रुद्र की तरफ देखा। अगर विश्राम नहीं किया तो समस्या बढ़ सकती है। बाकी क्षमा चाहता हूँ। ठाकुर साहब, ये हैं कौन? हम ध्यान रखेंगे, अब आप जा सकते हैं। वो उसकी बात काटता हुआ संजीदगी से बोला तो डॉक्टर ने अपना हाँ में सर हिलाया। ये पेन किलर भी दे दें, बाकी मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, और विश्राम बहुत आवश्यक है। डॉक्टर चला गया तो कमरे में सन्नाटा छा गया। रुद्र ने मेज से पानी का गिलास उठाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। दर्द निवारक गोली लो। वो गोली देने लगा तो जानकी ने कुछ क्षण उसे देखा, फिर धीरे से गिलास ले लिया। उसके हाथ अभी भी हल्के से कांप रहे थे और पहली बार बिना क्रोध के रुद्र की दृष्टि उस पर थी। अब विश्राम करो, उसने संक्षिप्त में कहा और जानकी ने उसे जाते हुए देखा। पहली बार उसके दिल में अजीब सा प्रश्न आया कि क्या ये वही क्रूर इंसान है। रात के समय कमरे में मध्यम रोशनी थी। बिस्तर पर लेटी जानकी का चेहरा तप रहा था, सांसें तेज तो माथा पसीने से भीगा हुआ था। वो उठने का प्रयास करते हुए करा उठी। उसी समय रुद्र दरवाजा खोलकर अंदर आया।
जैसे ही उसकी नज़र जानकी पर पड़ी तो वो तुरंत उसके करीब आया। क्या हुआ? उसने हाथ रखकर उसका माथा जांचा तो उसे हल्का सा बुखार था। जानकी ने आंखें खोलकर उसे देखा। आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। उसने तुरंत नजरें फेर ली। शांत रहो और सीधी लेटी रहो। रुद्र के जबड़े सख्त हुए। कृपया मुझसे दूर रहें। मैं ठीक हूँ। वो कमजोर मगर गुस्से लहजे में बोलते हुए उठने लगी, मगर कदम लड़खड़ा गए। कहाँ जा रही हो? रुद्र ने तुरंत उसकी बांह थामी। वॉशरूम, उसने कठिनाई से कहा। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। जरूरत नहीं है, वो सर थामते हुए बोली। तुम स्वयं खड़ी भी नहीं हो सकती। वो क्रोधित होने लगा। तो फिर गिरने दीजिए मुझे। वो उसका हाथ झटक कर बोली तो रुद्र की आंखों में चिंगारी सी उभरी। छोड़ दो जानकी। वो उसे संभालने लगा, लेकिन जानकी ने उसका हाथ झटका और खुद से चलने का प्रयास किया। अभी 2 कदम चली थी कि अचानक चक्कर आया। जानकी, वो गिरने ही वाली थी कि रुद्र ने तुरंत उसे थाम लिया। उसका निढाल वजूद सीधा उसके सीने से आ लगा। कुछ पल दोनों स्तब्ध रहे, पर जानकी ने तुरंत स्वयं को पृथक करने का प्रयास किया। छोड़िए मुझे, आपकी आवश्यकता नहीं है, वो हाँफते हुए बोली। लेकिन तुम्हें मेरी ही आवश्यकता है, इसलिए गुस्सा छोड़ो। वो सख्ती से बोला और लगभग सहारा देकर वॉशरूम ले आया। जानकी का सर भारी था, इसलिए वो संभल नहीं पा रही थी। रुद्र ने नल खोलकर पानी हाथ में लिया। चेहरा धो। वो जानता था कि इतने दिन से वस्त्र ना बदलने के कारण भी जानकी की तबीयत खराब हुई है, इसलिए वो बुखार में उसे नहला तो नहीं सकता था, लेकिन मुंह धुलवाकर वस्त्र बदलवा सकता था। जानकी की आवश्यकता की वस्तुएं वो विवाह के बाद ले आया था, जिन्हें उसने 2 दिन से छुआ भी नहीं था। मैं खुद, वो बोली ही थी कि उसने उसका चेहरा थामकर उसे अपने पास किया। छोड़ो मुझे। उसने हाथ झटकना चाहा, लेकिन रुद्र ने पानी के छींटे उसके मुंह पर मारे। बस, हर बात में लड़ना आवश्यक नहीं है, उसने सख्ती से कहा। जान की आंखें बंद किए क्रोध और विवशता में कांप रही थी। फिर वो उसे वॉशरूम से वापस कमरे में लाता है और बिस्तर पर बैठाता है। बस कीजिए, अब आप जा सकते हैं, वो नफरत से बोली। मेडिसिन लेकर वस्त्र बदलो, वो उसे निर्देश देने लगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका ये दिखावा नहीं चाहिए, वो चीखी, और ये वाक्य रुद्र की आंखों में पुरानी सख्ती वापस ले आया। वो आगे बढ़कर दराज से मेडिसिन लाता है। तुम्हें लगता है दिखावे से ये सब कर रहा हूँ? वो होंठ भींचता है। जान की आंखों में आंसू लिए खामोश रही। मुझे वास्तव में तुम्हारी चिंता नहीं है, लेकिन तुमसे इतनी नफरत भी नहीं है कि तुम्हें मरने दूं। तुम्हारे भाई की सजा तो मैं दे चुका हूँ, दैट्स इट। वो उसका मुंह दबोचकर ऊपर करता है। इसके कुछ समझने से पहले उसके मुंह में दवाई डालकर पानी का गिलास मुंह से लगा देता है। इसलिए अब मेरे क्रोध से बचना है तो बात मानो, वो सख्ती से बोला, जबकि जान की दवाई निगलते हुए उसे शिकवा करती निगाहों से देखती है, जो अब अलमारी से उसके कपड़े निकालकर उसकी तरफ बढ़ा रहा था। ये बदल लो, बदबू आने लगी है इन कपड़ों से। मुझे आपकी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। अगर बदबू आ रही है तो दूर रहिए मुझसे। यहाँ तक कि यहाँ तक कि मुझे जाने दीजिए। आपका बदला पूरा हो गया, कर दिया ना मुझे बर्बाद, अब जाने दीजिए। वो रोने लगी। रुद्र अपने होंठ भींचता है और उसे देखकर लंबा सांस खींचता है। कपड़े बदलोगी या नहीं? नहीं बदलूंगी, वो एकदम चीखी। तुम गुस्से में खुद को और अधिक बीमार कर रही हो और मुझे भी गुस्सा दिला रही हो। लेकिन याद रखना, अगर रुद्र प्रताप सिंह को अपनी पर आ जाए तो बहुत बुरा व्यवहार करता है, वो चेतावनी देता है। वो तो मैं देख चुकी हूँ कि आप कितने बुरे इंसान हैं। एक लड़की के साथ जबरदस्ती करते हुए, उसकी मर्यादा तार तार करते हुए दानव से अधिक कोई बुरा नहीं होता। जानकी की आवाज भर्राई। ये सुनकर रुद्र एक पल को रुका, फिर होंठ काटता हुआ सर हिलाकर कपड़े उसके साथ बेड पर रखकर अपने कफ लिंक्स खोलने लगा। पत्नी हो तो मेरी, तुम्हारे साथ जो चाहूं जैसे चाहूं कर सकता हूं। वो बांह पीछे करके जानकी का दुपट्टा उतारने लगा और जानकी की जान हलक में अटक गई। निसंदेह तब बदला लिया था, लेकिन अब तुम मेरी इज्जत हो, समझी? वो उसके कुर्ते को हाथ डालने लगा तो जानकी ने तुरंत हाथ अपने चारों ओर लपेट लिए। ये क्या कर रहे हैं, दूर रहिए, वो एकदम घबराई। तुम्हारे कपड़े बदल रहा हूँ, शर्म करें। वो पीछे होने लगी।
चिंता मत करो, पति पत्नी एक दूसरे का लिबास होते हैं। शर्म कैसी? वो जबरदस्ती उसे काबू में करता हुआ उसके चीखने चिल्लाने के बावजूद उसके कपड़े बदलना शुरू कर देता है। मुझे आपसे नफरत है, आप बहुत गंदे हैं। वो चीखने लगी। इतना ओवर रिएक्ट मत करो, अभी एक दिन पहले ही हमारा विवाह हुआ है। वो अपनी कामुकता दबाता हुआ उसे चिढ़ाते हुए मुस्कुराने लगा और जानकी की शर्म से जान जाने लगी। मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगी। वो सिसकते हुए स्वयं को उसके रहमो करम पर छोड़ गई। चिंता मत करो, मैं मांग भी नहीं रहा। वो कंधे उचकाता हुआ उसकी आंखों में देखता है और दिल की धड़कन दोनों की तेज होने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो एक दूसरे के लिए ही बने हों। दिल में अजीब सी कश्मकश थी, नफरत भी और एक अनजानी सी थकान भी। समय शांति से बीत रहा था। दिन वैसे ही प्रारंभ होते और रातें वैसे ही समाप्त होती, मगर फिर भी कुछ बदल रहा था। जानकी अब पहले जैसी नहीं रही थी। निसंदेह वो अब भी कैदी थी, अब भी नफरत करती थी, मगर वो अब हर समय रोती नहीं थी, बल्कि रुद्र को अनदेखा करने लगी थी। जो बात रुद्र को और अधिक चुभने लगी थी, वो चाहता था कि जब वो डेरे पर आए तो जानकी उससे बातें करे, झगड़ा करे, लेकिन जानकी चुप रहती थी। तुम बोलती क्यों नहीं हो? एक दिन उसने पूछा, तो जानकी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, आपको क्यों चिंता हो रही है? चिंता नहीं, बस आदत हो गई है, वो धीरे से बोला। तो जानकी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कुछ पल दोनों की दृष्टि मिली, फिर वो तुरंत नजरें चुरा गई। निसंदेह वो उससे अब भी नफरत करती थी, मगर अब इस नफरत में पहले जैसी तीव्रता नहीं थी। कभी भी जानकी मायके का सोचती तो रो पड़ती, लेकिन जब यहाँ से जाने का सोचती तो भी दिल में एक खिंचाव महसूस करती। जबकि रुद्र की स्थिति भी इससे बढ़कर थी। वो अधिकांश डेरे के चक्कर केवल जानकी को देखने के लिए लगाता। अलबत्ता उस रात के बाद रुद्र ने जानकी के साथ जबरदस्ती करने का कभी भी प्रयास नहीं किया था। जानकी सो जाती तो वो शांति से आकर उसकी चादर ठीक करता, चेहरा देखता रहता और बिना उसे जगाए वापस चला जाता। अलबत्ता अब भी कहता था कि मैं ये सब अपनी इच्छा से नहीं कर रहा, मगर उसके कर्म उसके शब्दों से भिन्न होने लगे थे। फिर इन दोनों के मध्य पुराने ढंग वाली बहस उस दिन हुई जब जानकी को याद आया कि उनके सेमेस्टर की छुट्टियां समाप्त हुए 1 सप्ताह हो चुका है। मुझे कॉलेज जाना है। उसकी आवाज़ कोमल मगर जिद से भरपूर थी। भूल जाओ। सामने खड़ा रुद्र उसे घूरता है। मैं नहीं भूल सकती। मेरी शिक्षा है, मेरा भविष्य है। वो रोने वाली हो गई। तुम्हारा भविष्य अब यही है, उसने बात काटते हुए कहा, और जानकी की आंखों में आंसू आ गए। प्लीज रुद्र, मैं भागूंगी नहीं, प्लीज। मैं कॉलेज से रोज 2 घंटे का मार्ग तय करके वापस आया करूंगी, लेकिन प्लीज, पढ़ाई मेरा सपना है। आपका बदला तो पूरा हो गया ना, अब मुझे जाने दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। वो प्रार्थना करते हुए उसके करीब हुई। रुद्र शांति से पलंग पर बैठा जूते उतार रहा था। अगर आपने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगी और बुखार में दवाई भी नहीं लूंगी, वो धीरे से बोली। ये धमकी है क्या? रुद्र की आंखों में चिंगारी सी आई। आप इसे जो भी समझ लें। जानकी ने सर झुका लिया। तो तुम हर हाल में कॉलेज ज्वाइन करना चाहती हो? वो चुनौती देने वाले ढंग में बोला। तो जानकी तुरंत ही सर हिलाने लगी। तो फिर मेरी 2 शर्तें माननी होंगी। इधर आओ। नहीं, मुझे आपके पास नहीं आना। तो फिर ठीक है, भूल जाओ कि तुम इस कमरे से बाहर जा सकोगी। वो गहरा सांस लेता है और कंधे उचकाता है। मैं आपकी हर शर्त मानूंगी, बस मुझे पढ़ाई करने दें। वो भावुक होते हुए उसके साथ बेड पर बैठ गई और हाँ करने लगी। अब रुद्र की दृष्टि बदलते हुए उसके पूरे वजूद का एक्सरे करने लगी। वो होंठ काटता हुआ थूक निकलकर उसके और करीब होता है और जानकी की आंखों में फिर से डर आने लगा। पहली शर्त यह है कि अगर तुम्हारे कॉलेज में भाई तुमसे मिलकर कोई समस्या क्रिएट करे तो तुम्हें उस पर यह स्पष्ट करना है कि अब तुम उसकी नहीं, मेरी पत्नी हो और अपनी इच्छा से मेरे साथ हो। बोलो, मंजूर है? वो चुनौती देता है, लेकिन जानकी प्रार्थना करने लगी। ठीक है, मैं कहूँगी। मैं कसम खाती हूँ, मैं आपके साथ जाऊंगी और आपके साथ ही वापस आऊंगी। अब दूसरी शर्त बताइए। वो तुरंत उसकी बाँह थामते हुए अजीब से ढंग से उसके पास आई और रुद्र का दिल बहुत समय बाद एक धड़कन बीट मिस करता है।
माता पिता के तलाक ने यदि हर्षिता को बदतमीज और बिगाड़ा था तो रुद्र का दिल मृत करके जुबान बंद कर दी थी। आज बहुत समय बाद उसका दिल काम न करने लगा था। दूसरी शर्त यह है कि तुम्हें अपनी इच्छा से मुझे किस करना होगा। वो उसका चेहरा अपने करीब लाते हुए बोला, रुद्र प्लीज। वो उसके सीने पर हाथ रखकर पीछे होने लगी। खुले बाल बेड पर बिखरने लगे। सोच लो जानकी, कॉलेज या। वो चुनौती देता हुआ उसकी गर्दन पर झुका और जानकी गहरी सांस लेते हुए उसे सहन करने का प्रयास करने लगी। मुझसे नफरत करते हो, फिर ये सब क्यों? उसकी आंखें भीगी और इस प्रश्न का उत्तर तो रुद्र के पास भी नहीं था। वो जानकी को लेकर इतना गंभीर क्यों हो रहा था, लेकिन जो भी था वो जान चुका था कि जानकी उसके लिए अब बेहद ज़रूरी हो चुकी है। गेट के बाहर काली जीप रुकी तो सभी स्टूडेंट की नज़रें तुरंत उसकी तरफ उठी, जहां से रुद्र और जानकी निकले थे। 1 महीने बाद जानकी को किसी पुरुष के साथ आते देखकर सब कानाफूसी करने लगे, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि प्रोफेसर कार्तिक की बहन जानकी लापता है। कुछ कहते थे भाग गई और कुछ कहते थे कि किडनैप हो गई है, लेकिन अब रुद्र के साथ देखकर सबको यकीन हो गया कि वो भागी थी। पहले प्रिंसिपल के पास चलना है, वो संजीदगी से बोला, ताकि प्रिंसिपल से बात कर सके कि जानकी को उसके करीब कोई और लेने न आए और जानकी का ध्यान रखा जाए। हर्षिता के लिए तो वो पहले आता रहता था, इसलिए प्रिंसिपल से उसकी काफ़ी अच्छी जान पहचान थी। कुछ समय बाद वो प्रिंसिपल से बात करके उसे क्लास तक छोड़ने आया तो कॉरिडोर में अचानक जानकी के कदम वहीं रुक गए, क्योंकि सामने ही उसकी जान से प्यारा भाई कार्तिक खड़ा था। जानकी, वो चेहरों पर चोटों के निशान मगर आंखों में अग्नि लिए था। आवाज में आघात और क्रोध दोनों थे। भैया। जानकी के दिल की धड़कन रुक गई और जब कार्तिक उसकी तरफ बढ़ने लगा तो रुद्र एक कदम आगे बढ़ा, जिससे दोनों पुरुष की नजरें टकराईं। ये सब क्या है जानकी? ये तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? कार्तिक ने सख्ती से पूछा। जानकी के होंठ सूख गए। तुमने मेरी बहन का अपहरण किया था ना, घटिया इंसान। वह क्रोध से बढ़ा। जुबान संभाल कर, रुद्र ने चेतावनी दी। तुम्हें लगता है मैं एक्सीडेंट के बाद डर जाऊंगा? कार्तिक ने उसका कॉलर पकड़ लिया और अगले ही पर रुद्र ने भी उसे जोर से धक्का दिया। हाथ हटाओ। दोनों आमने सामने होने लगे तो जान की लड़ाई शुरू होती देखकर तुरंत बीच में आई। बस कीजिए। जान की चीख पड़ी तो दोनों एक पल को रुके। आसपास कुछ स्टूडेंट आश्चर्य से उनको देख रहे थे। जानकी, मेरे साथ चलो। कार्तिक ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा था। तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। रुद्र ने भी उसका हाथ पकड़कर छुड़वाया और उन दोनों के बीच जानकी का दिल जोर से धड़क रहा था। भैया। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़वा लिया तो कार्तिक हैरान रह गया। जानकी की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने स्वयं को मजबूत किया। मैं नहीं जा सकती। तुम पागल हो क्या? मैं जानता हूँ ये तुम्हें ज़बरदस्ती अपने साथ रखे हुए है। कार्तिक क्रोध से बोला। हमारा विवाह हो चुका है भैया, मैं इनकी पत्नी हूँ, उसने धीरे से कहा और वातावरण जैसे रुक सा गया। कार्तिक की आंखों में आश्चर्य फैल गया। क्या? जी भैया, ये मेरे पति हैं। उसकी आवाज़ कांप रही थी। अब रुद्र शांत खड़ा उन दोनों भाई बहन को देख रहा था। ये ज़बरदस्ती होगी, मैं इसे नहीं मानता। कार्तिक फौरन चीखने लगा। जानकी के आंसू बह निकले, मगर उसने वो शब्द कहे जो उसके दिल को चीर रहे थे। मैं मानती हूँ, लेकिन अब ये मेरे पति हैं और मैं अपनी इच्छा से इनके साथ रह रही हूँ और मैं खुश हूँ भैया। आप और माता पिता मुझे भूल जाएं, कृपया मेरी जिंदगी जीने दें। रुद्र की आंखों में हल्की सी चमक आई। जानकी, तुम ये सब जबरदस्ती कह रही हो ना? कार्तिक की आवाज़ टूट गई। मैं बहुत खुश हूँ भैया। ये कहते हुए उसकी आवाज़ टूट गई। दिल रो रहा था तो जुबान झूठ बोल रही थी और रुद्र के होंठों पर धीरे से विजय की मुस्कान आई। तुम झूठ बोल रही हो। कार्तिक की मुट्ठियां भिज गईं। नहीं। जानकी की आंखों में आंसू बहते रहे और वो एक कदम पीछे हटकर रुद्र के करीब आ गई। याद रखिएगा, ये मेरे पति हैं और मैं इनके साथ ठीक हूँ। अगली बार हमसे दूर रहिएगा। ये सुनकर कार्तिक जैसे टूट सा गया। वो कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से सर हिलाया। ठीक है, अगर यही तुम्हारी इच्छा है। उसकी आवाज़ ठंडी हो गई। तो रहो फिर इसके साथ। फिर वो बिना पीछे देखे वहां से चला गया। जानकी वहीं खड़ी आंखों में आंसू लिए रही। अच्छा खेला तुमने। अब क्लास में जाओ मेरी जान।
वो एक कदम उसके और करीब आया। होठों पर विजय की हल्की सी मुस्कान लिए बोला। जानकी ने उसकी तरफ शिकवा करती निगाहों से देखकर सर हिलाया और अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। पीछे रुद्र होंठ भींचते हुए उसे जाता देखता रहा। दिल में एक प्रश्न सा उभरा कि ये विजय है या फिर पराजय। रुद्र तेज कदमों से पार्किंग की तरफ बढ़ रहा था। चेहरा अब भी सख्त मगर अंदर कहीं एक अजीब सा बोझ था। जानकी के आंसू, उसकी बातें मस्तिष्क में घूम रही थी कि अचानक एक परिचित आवाज पर वो रुका और पीछे मुड़कर देखा। सामने हर्षिता की सहेली ज़ारा खड़ी थी। मुझे आपसे बात करनी है भैया। वो हिचकिचाते हुए उसके करीब आई। क्या बात है? रुद्र ने ठंडी नजरों से उसे देखा। आपकी बहन हर्षिता के बारे में। हर्षिता ने आपको जो कुछ भी बताया है वो सब झूठ था। प्रोफेसर कार्तिक बेगुनाह है। कहानी जारी रहेगी। दोस्तों, स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। इसका सेकंड पार्ट अभी बाकी है। हर्षिता का सच जानने के बाद उसका भाई रुद्र उसके साथ क्या करेगा और सजा देने के लिए उसकी शादी किससे करने वाला है, ये सब आप अगले भाग में जानेंगे। और ये पार्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और भाग 2 कमेंट्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।